बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 44। कसरे खिलाफत से नाकाम वापस आने वाली खवातीन दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदार ने बताया कि इस वक्त सलाहुद्दीन से मिलने के लिए माजूल वजीर आजम मलिक शावर की बीवी और दोनों बेटियां आई हुई हैं, और जब तक वो वापस नहीं आती किसी दूसरे को वजीर आजम के पास नहीं जाने दिया जा सकता। मुसीबत की मारी खवातीन सदर दरवाजे के बराबर एक कमरे में बैठ के मलिक शावर की बीवी और बच्चियों के वापस आने का इंतजार करने लगी। मलिक शावर की बीवी भी सलाहुद्दीन से मिलने एक खास वजह से आई थी। सलाहुद्दीन ने मलिक शावर के कत्ल के फौरन बाद उसके सईद वाले मकान पर जहां उसकी बीवी और बच्चियां रहती थी फौजी पहरा लगा दिया था ताकि मलिक शावर के घर को अवाम ना लूट सके। वो पहरा अब भी कायम था, लेकिन उस वक्त सलाहुद्दीन के पास उसके आने की क्या वजह थी? क्या माफी के बावजूद मलिक शावर के दो बेटे कामिल और ताहा अब तक कैद में थे? वो अगरचे कामिल और ताहा की सौतेली माँ थी, लेकिन उसे उन बेटों से अपनी सगी बच्चियों की तरह मोहब्बत थी और वो चाहती थी जिस तरह सलाहुद्दीन ने उसका घर बचाया है इसी तरह उसके दोनों सौतेले बच्चे आजाद हो जाएं, क्योंकि उसके ख्याल में कामिल और ताहा मलिक शावर की उस हरकत के खिलाफ थे जिससे शिरको या शामी लश्कर को कोई नुकसान पहुंचने का इम्कान था। सलाहुद्दीन को वजारत संभाले चंद ही रोज गुजरे थे। कारोबार सल्तनत का बोझ यूं भी बहुत भारी होता है। सलाहुद्दीन तो बिल्कुल नया था और उसका असल काम मैदान जंग में लड़ना या अपने आदमियों को दुश्मनों से लड़ाना था। वजारत के फराइज उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन उमराए नूरिया ने उस पर एतमाद किया था। सबसे बढ़ के फातमी खलीफा ने खुद उसे वजीर आजम मुंतखब किया था, इसलिए उसे अपने आप को उसका अहल साबित करना था। उसका बाप भी एक बेहतरीन मुंतजिम था। नजमुद्दीन अय्यूब पहले किला तकरीद का किलेदार था, फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी के पास मौसल आ गया। यहीं उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो दमिश्क का नाजिम हुआ, और अब वो बूढ़ा होकर तकरीबन गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा था। सलाहुद्दीन उसी बाप का बेटा था। फिर उसकी परवरिश अपने चचा अमीर असदुद्दीन शिरको और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जेर साया हुई थी। मैदान जंग और तख्तो ताज दोनों रास्तों को उसने देखा था। सलाहुद्दीन उन दिनों मसरूफ था, लेकिन जब उसे बताया गया कि मलिक शावर की बेगम उससे मिलने आई है तो उसने एक लम्हे की देर ना की और खुद मेहमान खाने में पहुंच गया। बेगम शावर ने खड़े होकर अदब से सलाहुद्दीन को सलाम किया। खातून, आपने क्यों जहमत फरमाई? कोई तकलीफ थी या किसी चीज की जरूरत थी तो किसी के हाथ पर्चा भेज दिया होता या मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। सलाहुद्दीन ने निहायत आजिज़ी से कहा, खुदा आपके मरातिब में इजाफा करे और उम्र खिजर अता फरमाए। बेगम शावर ने बड़े खलूस से दुआ दी। आपने इस बेवा और यतीम बच्चों पर जो एहसान किया है इसे मैं उम्र भर नहीं भूल सकती। खातून, मैं कताए कलाम कर रहा हूँ। सलाहुद्दीन ने उसकी बात काटी। क्या ये बेहतर ना होगा कि आप अंदर तशरीफ ले चलिए? ये आप ही का महल है। मैं महल के साबिक मालिक को तो नहीं वापस दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी दिलजोई में कोई कसर ना छोड़ी जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे वजीर आजम। बेगम शावर ने जवाब दिया, दारुल वजारत मेरे लिए हमेशा मनहूस रहा है। मैंने यहाँ सिर्फ चंद दिन गुजारे हैं, इसके बाद मैं हमेशा दारुल वजारत से दूर रही, या वजीर आजम ने मुझे इससे दूर रखा, इसलिए आप अंदर ले जाने पर इसरार ना कीजिए। मैं एक अर्ज़े दाश्त लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए खातून। सलाहुद्दीन ने बड़े मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आप जो दरख्वास्त लेकर आई हैं उसे मैं बगैर सुने मंजूर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आजम। बेगम शावर ने कहा, मेरे दिल का बोझ ना सिर्फ हल्का हो गया बल्कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे आपने मेरे जख्मी दिल पर मरहम रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस लिए आपके पास हाजिर हुई हूँ। आपको याद होगा जब आप और अमीर शिरको शामी लश्कर के साथ मिस्र आए थे तो खलीफा मोहतरम और मिस्री अवाम ने आप दोनों की और शामी लश्कर की पजीराई की थी और अमीर शिरको को कसरे खिलाफत में बुलाकर खिलत पेश की थी और पूरे लश्कर की मेजबानी का हुक्म दिया था। खलीफा के उस इकदाम से मिस्र के सब खासो आवाम खुश हुए थे, मगर मेरे शोहर मलिक शावर को खलीफा की ये फयाजी पसंद न आई। चुनाचे उन्होंने अमीर शिरको को दावत के बहाने दारुल वजारत में कत्ल कराने की साजिश की थी। मिस्र के उमरा के सामने ये साजिश पेश की गई। उनमें मलिक शावर के दोनों बेटे यानी मलिक कामिल और मलिक ताहा भी मौजूद थे। वो उस महफिल में तो खामोश रहे, मगर महफिल के इख्तिताम पर खामोशी से काहिरा से मेरे पास सईद आ गए। उन्होंने जब इस साजिश का मेरे सामने इंकशाफ किया तो मैं बिफर उठी और मैंने फैसला किया
कि काहिरा जाकर खुद मलिक शावर को उससे बाज रखूंगी। बेगम शावर सांस लेने को रुकी तो सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा के कहा, खातून, हमें उस साजिश का इल्म हो गया था और उसी साजिश ने दरअसल मलिक शावर की जान ले ली। अच्छा, आप लोगों को इल्म हो गया था? बेगम मलिक शावर ने ताज्जुब से कहा। हाँ खातून, हमें सब इल्म था, लेकिन हम मलिक शावर को वक्त दे रहे थे कि शायद वो राह रास्त पर आ जाएं। सलाहुद्दीन ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और आखिर जान से हाथ धोना पड़ा। मैं इसी सिलसिले में कुछ अर्ज करने आई हूँ। बेगम शावर ने बात आगे बढ़ाना चाही। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सलाहुद्दीन ने अफसोस के साथ कहा, अब इसके जिक्र से क्या फायदा, आप फरमाइए किस वजह से आपने जहमत की है। वही मैं अर्ज कर रही हूँ वजीर आजम। बेगम ने फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ा। मैं अर्ज कर रही थी कि मैं मलिक शावर के पास काहिरा जाने वाली थी कि वो खुद ही मेरे पास सईद आ गए। वो दरअसल अपने बेटों को मनाने आए थे, जो उनसे इस वजह से खफा थे कि वो शिरकों को साजिश से कत्ल कराना चाहते थे। बेगम शावर ने जरा रुक के कहा, वजीर आजम की इजाजत से मैं इस साजिश के सिलसिले में मलिक शावर और उनके बेटों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई मैं वो दोहराना चाहती हूँ। बराहे करम मुझे इजाजत दें। बेगम शावर ने दरखास्त की, वजीर आजम से इल्तिमास है कि वो मेरी खातिर गुफ्तगू को जरा तवज्जो से समात फरमाए, क्योंकि इससे दो हस्तियों की जिंदगी वाबस्ता है। सलाहुद्दीन ने चौंक के देखा। फरमाए, मैं तवज्जो से सुन रहा हूँ। बेगम शावर ने कहना शुरू किया, मोहतरम वजीर आजम, मैं अपने शोहर से बहुत कम गुफ्तगू करती थी, लेकिन उस दिन जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने उनसे बड़ी सख्ती से कहा कि आखिर वो उस शख्स को क्यों गिरफ्तार और कत्ल करना चाहते हैं जिसने उन्हें मिस्र की वजारत वापस दिलाई है। उसके जवाब में उन्होंने मेरा तमस्खुर उड़ाते हुए कहा कि तुम औरत हो, इसलिए इन हिकमत अमलियों को नहीं समझ सकती। ताज्जुब तो यह है कि मेरे मंसूबे की मेरे बेटे ही मुखालफत कर रहे हैं। ये मेरे खून है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे नाराज रहें। मैं इन्हें मनाने के लिए काहिरा से यहाँ आया हूँ। उनकी ये बात सुन के कामिल को गुस्सा आ गया। उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि बाबा जान, अगर आपने ये साजिश खत्म नहीं की तो मैं खुद शिरकों को इससे आगाह करूंगा। इस पर उन्होंने कहा कि कामिल, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं शिरकों को गिरफ्तार नहीं करूं तो हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे। और फिर कामिल ने उन्हें जो जवाब दिया वो जवाब ही मैं आपको सुनाने आई हूं। बेगम मलिक शावर ने रुक कर सलाहुद्दीन को देखा। खातून, आप सुनाना चाहती हैं तो जरूर सुनाइए, मैं सुन रहा हूं। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। तो सुनिए वजीर आजम, बेगम शावर ने संभल के कहा। कामिल ने बाप को जवाब दिया कि ऐ बाबा जान, ये सही है कि हम कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर हम इस्लाम की हालत में कत्ल कर दिए जाएं और मिस्र मुसलमानों के कब्जे में बाकी रहे तो ये इससे कहीं बेहतर है कि हम कत्ल भी किए जाएं और मिस्र फरंगियों के हाथ में चला जाए, क्योंकि जैसे ही फरंगियों को शिरकों की गिरफ्तारी और कत्ल की इतला मिलेगी वो फौरन मिस्र पहुंच जाएंगे और पूरे मिस्र पर काबिज हो जाएंगे। वजीर आजम, यकीन जानिए, कामिल के उस जवाब से मेरा दिल खुश हो गया था। मोहतरम वजीर आजम, मैं इस वजह से उन दोनों भाइयों यानी अपने सौतेले बेटों कामिल और ताहा की जिंदगी मांगती हूँ। बेगम शावर ने गिड़गिड़ा कर कहा, खातून, अगर यही आपकी दरखास्त है तो इसे हम पहले ही कबूल कर चुके हैं। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, अगर आप ये बातें ना भी बताती तो भी आपके दोनों बेटे रिहा कर दिए जाते। इसके अलावा अगर कोई और ख्वाहिश हो तो बयान फरमाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम शावर ने बड़े फख्र से कहा, इसके अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, आपने मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया है। बेगम मलिक शावर के जाने के बाद सलाहुद्दीन ने उन खवातीन से मुलाकात की जिनके शोहरों को कोतवाले शहर ने महज इस वजह से गिरफ्तार करके कैद कर दिया था कि वो मलिक शावर के किसी न किसी अंदाज से शनासा या उसके वजारत में किसी ओहदे पर फाइज थे। बेगमात की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए सलाहुद्दीन वजारत के सदर दरवाजे पर पहुंच गया। शोर और वावेला करती खवातीन उसे देखकर खामोश हो गईं। मुअज़्ज़ज़ खवातीन, सलाहुद्दीन ने उन्हें खुद मुखातिब किया, मुझे ये देखकर अफसोस हो रहा है कि आप लोगों को अपनी शिकायत लेकर अपने अपने घर बार और कामकाज छोड़ के मेरे पास इतनी दूर आना पड़ा। आप अपनी तकालीफ बयान फरमाएं, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइंदा से आप अपनी हर शिकायत पहले कोतवाले शहर के सामने पेश कीजिए। अगर वो तवज्जो ना करे तो आप सीधी मेरे पास तशरीफ लाइए, मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। एक खातून ने जो पीछे खड़ी थी चीख के कहा, ऐ हमारे वजीर आजम, हम कोतवाले शहर के पास जाकर क्या करें? उस जालिम ने तो हमारे शोहरों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया है। मगर क्यों? कोतवाले शहर ने ऐसा क्यों किया? सलाहुद्दीन ने दरियाफ्त किया। खातून जो अब आगे आ गई थी ने मतानत से कहा, ऐ मिस्र के महबूब वजीर आजम,
آپ کا کوतवाल शहर कहता है कि उसे वजीर आजम ने हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिनका ताल्लुक मिस्र के पहले वजीर आजम से था, मगर हमने तो कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, सलाहुद्दीन ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। लेकिन उसकी आवाज उस खातून तक पहुंच गई जो सलाहुद्दीन से गुफ्तगू कर रही थी। उस खातून ने फौरन मुतालबा किया, वजीर आजम, सही इंसाफ के लिए शहर के कोतवाल को बुलाकर हमारे सामने पूछा जाए। खातून, सलाहुद्दीन ने मतानत से कहा, आप सही इंसाफ का मुतालबा फरमा रही हैं, लेकिन इंसाफ ना सही होता है और ना गलत। इंसाफ सिर्फ इंसाफ होता है, खा वो किसी के सामने में हो या उसकी अदम मौजूदगी में। आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इसलिए शहर के कोतवाल से आपके सामने ही जवाब तलब किया जाएगा। सलाहुद्दीन जिस वक्त मेहमान खाने से उठ के दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर गया था तो उस वक्त तक कई अमायदीन सल्तनत दारुल वजारत पहुंच चुके थे और वो सब उस वक्त सलाहुद्दीन के साथ ही खड़े थे। फिर भी सलाहुद्दीन ने उनकी बजाय एक गुलाम को हुक्म दिया कि तमाम खवातीन को दारुल वजारत के अंदर माकूल जगह बिठाया जाए और उनकी ज़रूरी खातिर मुदारात की जाए। उसने दूसरा हुक्म यह दिया कि कोतवाल शहर को फौरन हाजिर किया जाए। उसके बाद वो उस खातून के अलावा कुछ और खवातीन को साथ लेकर मेहमान खाने वापस आ गया। अमायदीन सल्तनत उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मोहतमीन खिलाफत बहुत घबराया हुआ था, इसलिए कि दारुल वजारत के सदर दरवाजे पर इससे पहले कभी कोई मुजाहिरा नहीं हुआ था। कोतवाल शहर हाँफता कामता मेहमान खाने में पहुंचा तो सलाहुद्दीन ने उसे संभलने का मौका भी ना दिया और पुररौब लहजे में सवाल किया, तुमने किसके हुक्म से मलिक शावर के दोस्तों, शनासाओं और उसकी वजारत के अफसरों को कैद में डाला है? कोतवाल शहर और ज्यादा घबरा गया। उसने माफी मांगने ही में बेहतरी देखी और गिड़गिड़ाया, ए मलिकुल नासिर वजीर आजम सल्तनत मिस्र, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी सबको रिहा किए देता हूँ। कोतवाल शहर, सलाहुद्दीन ने डपट कर कहा, जानते हो तुम्हारी इस गलती ने शहर में क्या तूफान बर्पा किया है। घर घर मातम हो रहा है और मुअज़्ज़ज़ीन खवातीन घरों से निकलकर दारुल वजारत का दरवाजा खटखटा रही हैं। हमने आम रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने रिहाई के हुक्म को गिरफ्तारी और कैद में बदल दिया। तुमने गलती की है और इसकी सजा भी पाओगे। मुझे माफ किया जाए वजीर आजम, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, आइंदा कभी ऐसा ना होगा। कोतवाल शहर जमीन पर गिर के सजदे में पहुंच गया। सीधा खड़ा हो, खबरदार जो सजदे में गया, सजदा सिर्फ खुदा का जायज है। फिर सलाहुद्दीन ने मोतमिन खिलाफत को हुक्म दिया, कोतवाल शहर को गिरफ्तार करके उस कैद खाने में रखा जाए जहां इसने उन बेगुनाहों को कैद कर रखा है जिनकी बेगमात दारुल वजारत पर फरियादी बन के आई हैं। मोतमिन खिलाफत ने गुलामों को इशारा किया और कोतवाल शहर वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल शहर की गिरफ्तारी से अमायदीन सल्तनत के कान और आंखें भी खुल गईं। उन्हें मालूम हो गया कि सलाहुद्दीन और मलिक शावर में जमीन और आसमान का फर्क है। सलाहुद्दीन अपने हुक्म पर फौरी अमल चाहता है, लेकिन इस हद तक जिसका जिक्र हुक्म में मौजूद हो, तावीलों और अंदाजों का दौर खत्म हो गया और अगर मिस्री हुकूमत की मुलाजमत करना है तो आंखें और कान खोल कर रखो, वरना कोतवाल शहर जैसा अंजाम होगा। सलाहुद्दीन ने कोतवाल शहर की गिरफ्तारी का हुक्म उन्हीं औरतों के सामने दिया था। उनकी बाछें खुल गई। उनके शोहरों की रिहाई का ना सिर्फ हुक्म हुआ था बल्कि जालिम को उसके किए की फौरी सजा भी मिल गई। ये और बात है कि जब कोतवाल शहर की बीवी और 5 साला बच्चे ने दारुल वजारत आके माफीनामा पेश किया तो सलाहुद्दीन मासूम बच्चे की आंखों में आंसू ना देख सका। उसने कोतवाल शहर को रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि अब वो शहर काहिरा में ना रहेगा और दरियाए नील के उस पार जीजा जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। जीजा का शहर दरअसल काहिरा ही का एक हिस्सा था। दरियाए नील के मशरकी हिस्से की आबादी को काहिरा और मगरबी हिस्से को जीजा कहा जाता था। जीजा में मिस्र के कई बड़े बड़े अहराम हैं। नुमाइंदा खवातीन ने वापस होकर अपनी साथियों को ये तमाम हाल सुनाया तो उन्हें मुश्किल ही से उस पर यकीन आया। उनकी मुसर्रतों का कोई ठिकाना ना था। सलाहुद्दीन उनके लिए वली का दर्जा इख्तियार कर गया। रिहा होने वाले सलाहुद्दीन के ऐसे मती हुए कि आइंदा उन्होंने हर मौके पर उसका साथ दिया। सलाहुद्दीन को कासिमुल हुसैन से फिर मुलाकात का मौका ना मिल सका। उसे कासिम का कोई पता ठिकाना भी मालूम ना था कि वो उसे बुलवा ले। कासिमुल हुसैन को अपनी बीवी मरियम की तरफ से वाकई बड़ा धोखा हुआ था। मरियम के माँ बाप और 2 भाई कट्टर किस्म के नसरानी थे। वो अगरचे सिकंदरिया के कदीम बाशिंदे थे, लेकिन उनका राब्ता एमालरिक शाह यरूशलेम से था। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये पूरा घराना शाह यरूशलेम का मुलाजिम था और इसका हर फर्द शाह यरूशलेम के लिए जासूसी करता था। कासिमुल हुसैन को तो मरियम से वाकई मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मरियम को उससे कोई इलाका ना था। मगर चूंकि सिकंदरिया पर मिस्रियों का कब्जा था,
इसलिए वो हर मुसलमान से खुश दिली से मिलती थी। उसकी उस खुश दिली को कासिमुल हुसैन मोहब्बत समझ बैठा और उसे अपनाने के जोड़ तोड़ करने लगा। मरियम अजीब मखमसे में फंस गई थी। एक तरफ उस पर घर वालों की तरफ से जोर पड़ रहा था कि वो कासिमुल हुसैन से मेल जोल खत्म कर दे, दूसरी तरफ वो कासिमुल हुसैन से एकदम ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कासिमुल हुसैन की नाराजगी उसके और उसके घर वालों के लिए किसी वक्त भी मुश्किलात पैदा कर सकती थी। इस तरह मरियम दो कश्तियों में सवार थी। फिर जब सलाहुद्दीन सिकंदरिया का गवर्नर मुकर्रर हुआ और मरियम को मालूम हुआ कि कासिमुल हुसैन ने शामी लश्कर में मुलाजमत कर ली है, तो उसने हालात को दूसरा रुख दे दिया। उसने मंसूबे में अपने घर वालों को भी शरीक कर लिया। फिर तय ये पाया कि कासिमुल हुसैन की दिलदारी की जाए, और अगर कासिमुल हुसैन शादी की जिद करे तो मरियम उससे शादी करके दमिश्क जाने की कोशिश करे। हालात बिल्कुल उसी रुख पर चले। मरियम के वालिदैन ने अपना रवैया बदल दिया और मरियम और कासिमुल हुसैन की मुलाकातों पर जो कदगन थी वो खत्म हो गई। कासिमुल हुसैन जब मरियम के घर जाता तो उसकी आओ भगत की जाती। बात आखिर बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंची। मरियम के वालिदैन ने उसे शादी की इजाजत दे दी। फिर कासिम के कहने पर मरियम ने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। उसका नाम मुसलमानों में भी राइज था, इसलिए नाम की तब्दीली की जरूरत ना पड़ी और मरियम ईसाई से मुसलमान हो गई। फिर जब कासिमुल हुसैन ने दमिश्क जाने का इरादा किया तो मरियम भी तैयार हो गई। उसने ये तमाम ड्रामा तो इसी वजह से किया था। मरियम का रवैया अपने शोहर के साथ इस कदर मोहब्बत आमेज था कि कासिमुल हुसैन को उस पर जरा भी शक न हुआ। वो मरियम को अपने साथ दमिश्क ले गया और दोनों मियाँ बीवी बज़ाहिर हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिन इस तरह गुजरे थे कि कासिमुल हुसैन को अपनी बीवी पर शुबह हुआ। शुबह की असल वजह यह थी कि एक दूसरे मोहल्ले की औरत मरियम के पास आने लगी, जो घंटों उसके पास बैठी रहती और दोनों पता नहीं किस मौजू पर गुफ्तगू करती रहती। कासिमुल हुसैन ने तहकीक के हाल के लिए एक दिन उस औरत का ताक़ुब किया तो मालूम हुआ कि उसका घर दमिश्क के एक दूर दराज नसरानी मोहल्ले में है। इससे यह साबित हो गया कि मरियम एक ईसाई औरत से मिलती है। कासिम ने जब इस बारे में मरियम से पूछा तो उसने बड़ी मोहब्बत से उसके गले में बाहें डालकर बताया कि यह ठीक है कि वो ईसाई औरत है, लेकिन वो बहुत नेक है और इतनी दूर से उसे मिलने आती है। उसने औरत की तरफ अपने झुकाव का ये सबब बताया कि वो घर में अकेली रहती है। मोहल्ले की औरतें शायद उससे परहेज करती हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है कि मरियम ईसाई मजहब से मुसलमान हुई है, इसलिए वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उस औरत से मिलती है। कासिमुल हुसैन का शक दूर हो गया और बात आई गई हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो आमिर गरबी के घर से रात गए वापिस आया तो उसने देखा कि उसके घर में उस औरत के अलावा एक ईसाई मर्द भी मौजूद है। कासिमुल हुसैन अपने दोस्त के घर मुबारकबाद देने गया था, क्योंकि आमिर गरबी के पहला लड़का पैदा हुआ था। उस रात कासिमुल हुसैन को आमिर के घर ही में कयाम करना था, क्योंकि आमिर ने एक बड़े जश्न का एहतमाम किया था। लेकिन कासिमुल हुसैन का जी कुछ ऐसा घबराया कि वो जश्न छोड़ के घर वापिस आ गया। मरियम उसकी अचानक वापसी से परेशान हो गई, लेकिन उसने फौरन बात संभाली और कासिम को समझाया कि औरत के साथ जो मर्द है वो उसका सगा भाई है और रात हो जाने की वजह से वो अपनी बहन को लेने आया है। उसकी आंखों में मरियम की मोहब्बत का पर्दा पड़ा था। वो मुतमईन हो गया और इस मर्तबा भी बात आई गई हो गई। मर्द कितना ही सीधा और मोहब्बत करने वाला हो, लेकिन अगर उसे एक बार शुबह हो जाए तो फिर वो मुश्किल से ही निकलता है। मरियम के मामले में तो ये दूसरी बार हुआ था। कासिम वक्ती तौर पर तो मुतमईन हो गया, लेकिन दूसरे ही दिन उसका दिमाग घूम गया। उसने मरियम से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खोज में लग गया। जब उसने ज्यादा जुस्तजू की तो उसे मालूम हुआ कि उसकी अदम मौजूदगी में बाज मशकूक किस्म के लोग उसके घर आते हैं। उन्हीं दिनों दमिश्क में दुश्मन मुल्कों के जासूसों की पकड़ धक्कड़ शुरू हुई। उस सिलसिले में जो लोग पकड़े गए उनमें कासिमुल हुसैन को वो शख्स भी नजर आया जिसे मरियम अपनी ईसाई सहेली का भाई बताती थी। उस हादसे से कासिमुल हुसैन बहुत ज्यादा मोहतात हो गया। उसने मरियम को सख्ती से मना किया कि वो उस औरत को घर में कतई ना आने थे। इससे मियाँ बीवी में पहली मर्तबा इख्तलाफ पैदा हुआ तो इतना बढ़ा कि एक दिन कासिमुल हुसैन की अदम मौजूदगी में मरियम घर से गायब हो गई। उस सान्हे ने कासिमुल हुसैन को नीम पागल कर दिया। उसने अपने तमाम हालात से आमिर गरबी को आगाह किया। उसने मशवरा दिया कि पहले दमिश्क में तलाश करो, अगर वो यहाँ ना मिले तो सीधा काहिरा जाओ और अपने आका अमीर सलाहुद्दीन की मदद से मरियम को तलाश करो। अगर वो बेवफा और जासूस है तो कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। कासिमुल हुसैन ने दमिश्क का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर गोहरे मकसूद हाथ न आया। उसने भेस बदला
اور فقیر بن کر عیسائی محلوں میں گیا، لیکن لا حاصل۔ اسے نہ مریم کہیں دکھائی دی اور نہ وہ مرد اور عورت دکھائی دیے جو مریم کے پاس آتے تھے۔ عامر غربی اگرچہ اپنے بال بچوں میں الجھا ہوا تھا، پھر بھی اس نے قاسم الحسین کا بڑا ساتھ دیا اور جگہ جگہ اس کے ساتھ مارا پھرا، مگر کچھ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دمشق میں ناکام ہونے کے بعد اس نے قاہرہ کا رخ کیا۔ جس وقت ملک شاور قتل ہوا، قاسم الحسین قاہرہ میں تھا۔ اس نے صلاح الدین کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن صلاح الدین سے گفتگو کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ آخر اس نے طے کیا کہ پہلے وہ اپنے طور پر مصر میں مریم کو تلاش کرے، اور اگر یہاں بھی ناکامی ہو تو صلاح الدین سے اپنی داستان علم سنا کر مدد مانگے۔ صلاح الدین کو قاہرہ میں دیکھ کر اسے یہ ڈھارس ضرور ہو گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوا تو صلاح الدین اسے ضرور بچائے گا۔ یہ حوصلہ ہوتے ہی وہ قاہرہ سے سکندریہ پہنچا۔ وہاں بھی اس نے ایک ملنگ کا چولا پہنا اور نصرانی محلے میں داخل ہو گیا۔ یہ محلے، سڑکیں اور گلیاں اس کی دیکھی ہوئی تھی۔ گھومتا پھرتا وہ مریم کے گھر پہنچا اور تمام دن چھپا ہوا گھر میں آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے مریم کی ماں کو دیکھا، باپ بھی نظر آیا، دونوں بھائی بھی آتے جاتے دکھائی دیے، لیکن مریم کسی وقت نظر نہیں آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مریم سکندریہ میں نہیں تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ احتیاطاً سکندریہ نہ آئی ہو، مگر قاسم الحسین کو کسی طرح اطمینان نہ ہو رہا تھا۔ اس دوران قاسم الحسین نے امیر صلاح الدین سے کئی بار ملنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین اس وقت مصر کا وزیر اعظم ہو گیا تھا اور اس کی ذمہ داریاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اسے مرنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ صلاح الدین سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، ہر شخص اسے بے دھڑک مل سکتا تھا، لیکن قاسم الحسین جب بھی دارالوزارت پہنچا اس نے صلاح الدین کے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایسی صورت میں وہ کس طرح اپنی بقیہ داستان سنا سکتا تھا؟ یہ باتیں تو بڑے اطمینان کی تھی، اور اطمینان نہ قاسم الحسین کو تھا اور نہ صلاح الدین کو۔ چنانچہ قاسم الحسین نے فی الحال وزیر اعظم سے ملاقات کا خیال ملتوی کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ اپنے طور پر کوشش کرے گا، اور اگر اسے بالکل کامیابی نہ ہو سکی تو وہ پھر صلاح الدین سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ صلاح الدین کے وزیر اعظم ہونے سے قاسم الحسین کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اگر صلاح الدین وزیر اعظم نہ ہوتا تو قاسم الحسین کبھی عیسائی محلوں کا رخ بھی نہ کرتا، کیونکہ عیسائیوں میں آپس میں بڑا اتحاد تھا۔ وہ اگر قاسم الحسین کو پکڑ کر قتل بھی کر دیتے تو بھی کوئی پتہ نہ لگتا، مگر اب قاسم الحسین اکثر مریم کے محلے اور آس پاس کے دوسرے محلوں میں چکر لگاتا۔ اس سے اب تک کسی نے پوچھ گچھ نہ کی تھی۔ ایک تو اس کا فقیرانہ حلیہ اس قدر گندا تھا، لوگوں کو اس کی طرف نظر اٹھانے سے بھی گھن آتی تھی۔ دوسرے قاسم الحسین کی بڑی ہوئی احتیاط نے بھی اسے اب تک لوگوں کی نظروں سے بچائے رکھا تھا۔ کچھ دن بعد اسے اپنی اس حالت سے خود نفرت ہو گئی۔ اس نے فقیروں کا لباس پھاڑ ڈالا اور شریفانہ کپڑے پہنے۔ پہلے وہ دارالوزارت گیا۔ وزیر اعظم صلاح الدین ابھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ سائل مرد اور خواتین راہداری میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صلاح الدین صبح کو سب سے پہلے لوگوں کے مسائل سنتا، اس کا سیکریٹری ساتھ ہوتا اور ہر سائل کے بارے میں احکامات لکھتا جاتا۔ یہ اس نے اپنا طریقہ بنا لیا تھا۔ سائلوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، کیونکہ صلاح الدین اپنے احکام کا بڑی سختی سے محاسبہ کرتا تھا، اس لیے وہ عوام کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ صلاح الدین کی اس روز کی کچہری نے جہاں لوگوں کو سستا اور جلد انصاف مہیا کیا تھا، وہاں سلطنت کے کارندوں کا ذہن بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔